हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की बायोग्राफी या जीवनी देखते हैं हम लोग। इनके कार्य भी देखेंगे, सब कुछ इस लेक्चर में बात करेंगे। तो इनके जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर काठियावाड़ एजेंसी, अब गुजरात में है जो। और इनकी मृत्यु हुई थी जो 30 जनवरी 1948 दिल्ली में। इनके कार्यों की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों और एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी समुच्च मानव जाति के लिए मिसाइल हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती व सूत से बनी शाल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष ने आत्म शुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आकर उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया। किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। सन 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्यों से देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया। उन्होंने सन 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई मौकों पर गांधी जी कई वर्षों ने जेल में भी रहे। अब गांधी जी के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं हम लोग। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। मोहनदास की माता का नाम था पुतलीबाई, परिणामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती थी। इनकी माता अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह नियमित रूप से व्रत रखती थीं और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी नियमित रूप से व्रत सेवा में दिन रात एक कर देती। इस प्रकार मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्म शुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों और पंथों को मानने वाले बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। बात करते हैं हम लोग सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ दिनों ही जीवित रही। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा की 4 संतानें, जिनमें हरिलाल गांधी 1888,
मणिलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897, देवदास गांधी 1900। ये हुई उनकी संतान चार। उनकी शिक्षा की बात करें, मिडिल शिक्षा की, तो स्कूल की शिक्षा हुई पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र थे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के सामल दास कॉलेज में दाखिला लिया, पर खराब स्वास्थ्य और गृह वियोग के कारण वह आप्रसन्न ही रहे और कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले आए। अब इनकी विदेशी शिक्षा को देखते हैं हम लोग। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वह अपने पिता और चाचा का उत्तराधिकार बन सकते हैं। उनके एक पारिवारिक मित्र माओजी देव ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाएं तो उनके को आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती है। उनकी माता पुतलीबाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विदेश जाने के विचार का विरोध किया, पर मोहनदास के आश्वासन पर राजी हो गए। बस 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपनी माता को दिए गए वचन के अनुसार ही उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। वह उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाई हुई। शुरुआती दिनों में कई बार भूखे ही रहना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाया। इसके बाद उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। तो ये वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। इस सोसाइटी के कुछ सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। उन्होंने मोहनदास को गीता पढ़ने का सुझाव दिया। आगे बात करते हैं। जून 1891 में गांधी भारत लौटे गए। वहां जाकर उन्हें अपनी मां की मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो राजकोट चले गए, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमों की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू कर दिया, परंतु कुछ समय बाद उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। आखिरकार 1893 में एक भारतीय फार्म ने नेटल में एक वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार किया। अब गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा देख लेते हैं। तो 1893 से 1914 गांधी जी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वह प्रिटोरिया स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनके गंभीर नस्ल भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी की कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ पर बन गई। मौजूदा सामाजिक राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बन गई। आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान तथा स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे। अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधी मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सामने उठाया। सन 1906 में जुल्लू युद्ध भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। गांधी जी के अनुसार अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध में प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। अगली बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष 1916 से 1945 तक। वर्ष 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर
भारत आए थे और शुरुआती दौर में गांधी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। अब देखते हैं चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलन ने गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही थी। इस कारण वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए थे। एक विनाशकारी अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कर लगा दिए, जिसका भोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही निराशाजनक हो गई। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब किसानों की मांग को माना गया। सन 1918 में गुजरात स्थित खेड़ा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था, जिसके कारण किसान गरीबों की स्थिति बदतर हो गई थी और लोग कर्ज माफी की मांग करने लगे। खेड़ा में गांधी जी के मार्गदर्शक में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया। इसके बाद अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण की से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इस प्रकार चंपारण और खेड़ा के बाद गांधी जी ख्याति देश भर में फैल गई। गांधी जी की ख्याति, वह स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे। ठीक है, अब खिलाफत की बात कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन कांग्रेस के अंदर और मुस्लिमों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत एक विश्वव्यापी आंदोलन था, जिसके द्वारा खलीफा के गिरते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद ओटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया था, जिसके कारण मुसलमानों को अपने धर्म और धार्मिक स्थलों को सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे गांधी इसके मुख्य प्रवक्ता बन गए। भारतीय मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल वापस कर दिए। इसके बाद गांधी जी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के एकमात्र ऐसा नेता बन गए जिसका प्रभाव विभिन्न समुदायों के लोगों पर पड़ा। अब इसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई है। अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आज़ादी संभव है। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया और अब वह इस स्थिति में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतीकावाद जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सकें। इसी बीच जलियांवाला नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध, हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने स्वदेशी नीति का आह्वान किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं, विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। उनका कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्तुओं की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन सूत काटने के लिए कहा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं और अदालतों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा अंग्रेजी सरकार से मिले तमगों और सम्मानों को वापस लौटाने का अनुरोध किया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिली, जिससे समाज के सभी वर्गों में जोश, भागीदारी बढ़ गई। लेकिन फरवरी 1922 में इसका अंत चोरी चोरा कांड के साथ हुआ। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिससे उन्हें 6 साल की सजा हुई। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। अब गांधी जी का स्वराज और नमक सत्याग्रह देख लेते हैं।
सहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद गांधी जी फरवरी 1924 में रिहा हो गए। सन 1928 तक सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे। इस दौरान वह स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव को कम करने लगे रहे। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ भी लड़ते रहे। इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत के लिए एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, पर उसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। इसके पश्चात दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा। ऐसा न करने पर देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। अंग्रेजों द्वारा जवाब नहीं मिलने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारत का झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 का दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसके पश्चात गांधी जी ने सरकार द्वारा नमक पर कर लगाए गए जाने के विरोध में नमक सत्याग्रह चलाया, जिसके अंतर्गत 12 मार्च से 6 अप्रैल तक अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक लगभग 388 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य स्वयं नमक उत्पन्न करना था। इस यात्रा में हजारों संख्या में भारतीयों ने भाग लिया और अंग्रेजी सरकार को विचलित करने में सफल रहे। इस दौरान सरकार ने लगभग 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। इसके बाद लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप गांधी इरविन संधि पर मार्च 1931 में हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन संधि के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमति दी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादियों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसके बाद गांधी जी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। 1934 की बात करें तो 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे निचले स्तर से राष्ट्र के निर्माण पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने ग्रामीण भारत को शिक्षित करने, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन जारी रखने, कताई, बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाने का काम शुरू किया। इनका हरिजन आंदोलन देख लेते हैं महात्मा गांधी का। दलित नेता BR अम्बेडकर की कोशिश के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने अछूतों के लिए नए संविधान के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंजूर कर दिया। येरवदा जेल में बंद गांधी जी ने इसके विरोध में सितंबर 1932 में 6 दिन का उपवास किया और सरकार को एक समान व्यवस्था पुनः अपनाने पर मजबूर किया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए अभियान की यह शुरुआत थी। 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया। हरिजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्षीय अभियान की शुरुआत की। अंबेडकर जैसे दलित नेता इस आंदोलन में प्रसन्न नहीं थे। गांधी जी द्वारा दलित के लिए हरिजन शब्द का उपयोग की निंदा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें और भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में गांधी जी अंग्रेजों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने के पक्षधर थे, परंतु कांग्रेस के बहुत से नेता इस बात से नाखुश थे कि जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श के लिए बिना ही सरकार ने देश को युद्ध में झोंक दिया था। गांधी ने घोषणा की कि एक तरफ भारत को आजादी देने से इनकार किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत के लिए भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की मांग को तीव्र कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का संघर्ष सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसके व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। इस संघर्ष में हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए, या और हजारों गिरफ्तार भी कर लिए गए। गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत को तत्काल आजादी ना दे दी जाए। उन्होंने यह भी कह दिया था कि व्यक्तिगत हिंसा के बावजूद यह आंदोलन बंद नहीं होगा।
उनका मानना था कि देश में व्याप्त सरकारी अराजकता असली अराजकता से भी खतरनाक है। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो, डू और डाई का साथ अनुशासन बनाए रखने को कहा। जैसा कि सबको अनुमान था कि अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी पुणे के आगा खां महल को ले गए, जहां उन्हें 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। इसी दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। 22 फरवरी 1944 को हो गया था इनकी कस्तूरबा गांधी का जन्म, पत्नी का। कुछ समय बाद गांधी जी मलेरिया से पीड़ित हो गए। अंग्रेज उन्हें इस हालत में जेल में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए जरूरी उपचार के लिए 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। आंशिक सफलता के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन भारत को संगठित कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए कि जल्द ही सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर दिया और सरकार ने लगभग 1 लाख राजनैतिक कैदियों को रिहा कर दिया। अब देश की विभाजन की बात कर लें। भारत की, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही थे ब्रिटिश सरकार ने देश को आजाद करने का संकेत दे दिया। भारत की आजादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बहुल देश पाकिस्तान की मांग तीव्र हो गई। 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था, पर ऐसा ना हो पाया। अंग्रेजों ने देश को 2 टुकड़े भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। गांधी जी की हत्या की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी की कहानी, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली।